नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां इस साल दिल्ली और एनसीआर के इलाके में विजयादशमी का पर्व धूमधाम और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि के साथ और ख़ास होगा। रामलीला आयोजनों में आतंकवाद का पुतला जलाकर शहीदों को याद किया जाएगा। इस बार उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यमुना पार में दशहरा मनाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अभिनेता बॉबी देओल भी विभिन्न समारोहों में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बार दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में दशहरा धूमधाम से मनाए जाने की बात सामने आ रही है। खास बात यह भी रहेगी कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के ऊपर विजय को लेकर के भी इस बार इसे याद किया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यमुना पार में दशहरा के आयोजन में शिरकत करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री और बॉबी देओल अभिनेता वह भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो दशहरा का उत्सव है और इसे धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही है। इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी है। विजयादशमी की बधाई उन्होंने दी है और पीएम मोदी समेत फिल्मी हस्तियां भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। पीएम और सीएम रावण दहन भी करेंगे। देश भर में इस बीच दशहरा की धूम नज़र आ रही है। दशहरा के उत्सव का माहौल नज़र आ रहा है। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से, जहां मुंबई में भी इस बार दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मुंबई में दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा अखाड़ा बनता रहा है। शिवसेना के दोनों गुट यानी उद्धव ठाकरे खेमे, शिवसेना यूबीटी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे गुरुवार शाम अपने अपने दशहरा उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने आयोजनों के लिए भव्य तैयारी की है और प्रमोशनल टीजर और पोस्टर जारी किए हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना परंपरा निभाते हुए दशहरा रैली शिवाजी पार्क दादर में शाम 5 बजे आयोजित करेगी। यह वही ऐतिहासिक मैदान है जहां से बाला साहेब ठाकरे दशकों तक पार्टी की ताकत और दिशा तय करते रहे हैं। उद्धव गुट के लिए भी यह रैली केवल परंपरा निभाने भर का मौका नहीं है, बल्कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव अभियान का औपचारिक आगाज भी है। रैली में उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को एकजुट करने और विरोधियों पर हमला बोलने का मंच तलाशेंगे। सबसे अहम चर्चा यह है कि क्या उद्धव के चचेरे भाई और एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे इस आयोजन में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े गठबंधन का संकेत भी हो सकता है। हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी इस खबर पर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। सरबजीत, दशहरा का उत्सव है, काफ़ी धूमधाम से इसे मनाया भी जा रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का भी एक मंच हमेशा से मुंबई बनता रहा है। बात अब शिवसेना की करें तो दो गुट में शिवसेना है। ऐसे में क्या क्या तैयारियां हैं दोनों गुटों के तरफ से? किसका पलड़ा भारी, किसके खेमे में जोश ज़्यादा? क्या राजनीतिक समीकरण और संकेत? जी, दशहरा के जिस तरह से जो अब उस पे एक सभा की जा रही है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है उनकी तरफ से भी किया जा रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। दोनों तरफ से टीजर जारी किया गया है। टीजर में एक दोनों को कोसने का जो काम है वो किया गया है। उनका कहना है कि असली शिवसेना का जो धनुष बाण है वो हमने जो है उनसे अपने हिस्से में लाया है और असली शिवसेना हम हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो टीजर के जरिए एक संदेश देने का काम किया गया है और शाम को ये सभा जब होगी तो उसमें देखना है कि कौन किस पे निशाना साधता है। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो निशाना है वो आगामी चुनाव को देखते हुए भी है। उद्धव ठाकरे पर पहले भी तंज कसते नजर आए हैं और उद्धव ठाकरे की जो सभा है उसमें सबकी ये नजर है कि आगामी चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे के साथ जो गठबंधन की चर्चाएं शुरू थी, क्या इस पर कुछ चर्चाएं होंगी? अगर वो सभा में जब भाषण देते हैं तो किस मुद्दे पर भाषण दिया जाता है?
दोनों पक्षों पे नजर रहेगी कि दोनों किन किन मुद्दों पर भाषण देते हैं। तो सरजीत, क्या लगता है, राज ठाकरे एक बार फिर से उद्धव के साथ नजर आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना? जी, जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार राज ठाकरे उनसे मिलते नजर आए हैं, हालांकि गणपति हो चाहे उनके बर्थडे हो, इस पर उनके साथ चर्चाएं भी हुई हैं, कई बार बैठकें भी हुई हैं। लेकिन एक तरफ से संजय राउत का कहना है कि जो सभा होगी, सभा में कहीं न कहीं आज जो है चर्चाएं की जाएंगी। जिस तरह से लोगों के बीच में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव के पहले ही गठबंधन हो जाएगा या बैकफुट पर उनको सपोर्ट करेंगे, इस पर आज निर्णय लिया जाएगा। और देखना है कि सभा में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठबंधन के बारे में क्या चर्चाएं होती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में यह दौरा ठोस कदम साबित होगा। अमित शाह के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया। वे दशहरा समिति के अध्यक्ष भी हैं। सांसद महेश कश्यप के साथ पारंपरिक माझी चालकी सहित समिति के अन्य सदस्य भी थे। गृहमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए बस्तर दशहरे की परंपराओं की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद से मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर बस्तर अपने पर्व त्योहार धूमधाम से मना रहा है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, वैसे तो अमित शाह का दौरा हर बार अहम होता है जब भी वह छत्तीसगढ़ पधारते हैं, वैसे में इस बार 4 अक्टूबर की तिथि पर उनका यह आगमन बस्तर दशहरा के साथ उनकी बातें और उनका लगाव और अब उसे राष्ट्रीय पटल पर रखने की उनकी कोशिश क्या रंग लाएगा? कैसी है तैयारियां? क्या कुछ रहने वाला है पूरा शेड्यूल? देखिए, शेड्यूल अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम तो उनका नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो बस्तर में आ रहे हैं 4 तारीख को। और मुरिया दरबार, यहाँ दर्शकों को हम खास तौर पे बता देंगे, 75 दिन का विश्व में पहला दशहरा है जो 75 दिन तक बस्तर में चलता है और मुरिया दरबार उसकी समाप्ति होती है। तो उसमें महेश कश्यप जो बस्तर के सांसद हैं, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल लेके जो वहां पे आमंत्रण दिया था, उसको आमंत्रण को स्वीकार किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, और वो बस्तर आ रहे हैं। मुरिया दरबार का दूसरा पहलू अगर देखें तो पहली बार कोई गृह मंत्री भारत सरकार का इस मुरिया दरबार में सम्मिलित हो रहा है, क्योंकि अमूमन अभी तक ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री ही इसकी अगुवाई करते हैं और मुख्यमंत्री जी इसमें सरगना बन के यहाँ बैठते हैं। मुरिया दरबार की दूसरा हम दर्शकों को ये बता दें कि मुरिया दरबार में एक जो वहाँ के जनजातीय समूह है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार का आखिरी अंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चालक है, जो मांझी हैं, जो लगातार दंतेश्वरी माता की जो पूजा अर्चना करते हैं, दशहरा को क्रियान्वित करते हैं, उनके डिमांडों को पूरा किया जाता है। और ये जनजातीय समुदाय जो है बस्तर को जो वहाँ बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के आदिवासी लोग, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हेतु गृह मंत्री अमित शाह जो आ रहे हैं उसको बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो 2026 की डेडलाइन है नक्सलवाद को खत्म करने की मार्च महीने की, उसको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और अमित शाह जी का जो दौरा है वो शांति की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार साथ में है छत्तीसगढ़ के, ये भी एक संदेश वहां पे जनजातीय समुदाय को दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि पर्यटन, इको पर्यटन की जो बात करें या नक्सलवाद के खात्मे की बात करें या व्यवसाय की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आदिवासी समुदाय को साथ लेकर जो मैसेज देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार, उसको यहाँ क्रियान्वित होते देखा जा रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से ये अहम जानकारी देने के लिए। दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर का उनका यह दौरा रहने वाला है। नक्सल उन्मूलन की समीक्षा करेंगे और एक तरह से मैसेज भी देंगे कि अब बस्तर में भी शांति से त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा सकता है।
वहीं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज राजघाट पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रतिमा को नमन किया और पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने और स्वच्छ, अधिक सक्षम और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अस्पृश्यता, अशिक्षा और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। पीएम मोदी भी राजघाट पहुंचे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का आज सुबह 4:15 बजे 91 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उनकी बेटी उन्हें मिर्ज़ापुर स्थित अपने घर ले गई, जहां वे डॉक्टर्स की निगरानी में थे। मिर्ज़ापुर में ही उन्होंने तड़के अंतिम सांस ली। छन्नूलाल मिश्र के निधन से संगीत जगत में शोक है। उनका अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने ख्याल और पूर्वी ठुमरी शैली के शास्त्रीय गायन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में हुआ था। उन्हें अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मिली। बाद में किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का गहन प्रशिक्षण लिया। वह पंडित अनोखेलाल मिश्र के दामाद भी थे, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। काशी की मिट्टी से जुड़े पंडित छन्नूलाल ने गायकी की ठुमरी और पूरब अंग शैली को अपनी गंभीर, भावपूर्ण और अनूठी आवाज से अमर कर दिया। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 में क्राइम इन इंडिया 2023 के रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना की है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2023 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या 0 रही है। योगी से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध 1/4 कम है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अब शांति और सामाजिक सद्भाव का गढ़ है। एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 है, जो 2017 से प्रदेश में चली आ रही जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर 2012 से 17 के बीच 5 वर्षों की बात करें तो आंकड़े भयावह थे। 815 दंगे हुए थे, जिसमें 192 लोगों की जान गई थी, जबकि 2007 से 11 में 616 घटनाओं में 21 मौतें हुई थी। 121 इनकी संख्या थी। इसके विपरीत 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में 2 हिंसक झड़पें हुई, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित किया है। बरेली की घटना पर तुरंत कार्रवाई ने कानून व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की है। तो यूपी में सख्त कानून व्यवस्था ने अपराधों पर लगाया लगाम, और ऐसा एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि 2023 के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या 0 रही। पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध लगभग 1/4 कम रहा, और देश के इस बड़े राज्य में
कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रहा। एनसीआरबी के आंकड़े यह साबित करते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब शांति और सामाजिक सद्भाव का माहौल है। 2023 के आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं और इससे पहले की बात की जाए तो 2012 से 17 और 2007 से 11 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2012 से 17 में आंकड़ों के अनुसार 815 दंगे हुए थे, 192 लोगों की जान गई थी। वहीं यदि 2007 से 11 की बात की जाए तो 616 घटनाएं हुई थी, जिनमें 121 जानें गई थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। हालांकि कुछ छोटी छोटी झड़पें हुई ज़रूर, बरेली और बहराइच में ये हिंसक झड़पें थी, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर वहां पर शांति व्यवस्था बहाल कर दी। और एनसीआरबी के ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है और सांप्रदायिक दंगों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति कारगर साबित होती नज़र आ रही है। कानून व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने की जो बात की गई वो एनसीआरबी के आंकड़े जो 2023 के आंकड़े हैं उनके अनुसार ये साबित भी हो रहे हैं, क्योंकि यदि बात की जाए दंगों की तो दंगों पर तो खैर शून्य फिगर है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश हर बार की तरह इस बार फिर से अव्वल है। महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उसके बाद बारी महाराष्ट्र की आती है। ऐसे में दंगों के लिहाज से शून्य, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध के लिहाज से नंबर 1 उत्तर प्रदेश। पूरे देश के मुकाबले यदि कुल अपराधों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 25% यानी 1/4 के आसपास है, जो पूरे राष्ट्रीय औसत से इतना है। उस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां रांची में इस बार रावण दहन का कार्यक्रम 5 जगहों पर होगा। झारखंड की राजधानी रांची में 5 जगहों पर इस बार पुतले का दहन होगा। रावण की आंख से चिंगारी निकलेगी कहीं तो कहीं दशानन लहूलुहान होगा। रांची में 5 जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलेंगे। पुतलों को जलाया जाएगा। जहां भी दशहरे पर रावण का पुतला जलेगा वहां जमकर आतिशबाजी होगी। तो यह बड़ी खबर, आज दशहरा का उत्सव है और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची में भी रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। यदि पूरे शहर की बात की जाए तो 5 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 5 लोकेशंस में ऐसा होगा और इन सभी लोकेशंस में क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया जाएगा। तमाम विशिष्टगण इसमें शामिल होंगे और उसके बाद एक एक करके पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और जमकर इसी के साथ आतिशबाजी भी की जाएगी। असत्य के ऊपर सत्य की जीत और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाया जाएगा और रावण के पुतला दहन के साथ दशहरा का यह पर्व संपन्न भी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में इस बार व्यापक तैयारियां की गई हैं पुतला दहन कार्यक्रम की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।